नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एमबीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत नवी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और नवी यूनिट के अंतर्गत पहला टॉपिक जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है उसको हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव लगा लिए होंगे और मेरे ख्याल से आप लोगों से लगभग सभी ऑब्जेक्टिव बने भी होंगे। चलिए, आज हम इसका दूसरा जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत 3 सब टॉपिक समाहित किए गए हैं, जिसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर अपराध 3 टॉपिक को समाहित किया गया है, तो इनका हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोबोटिक्स से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, जो आपका नवी वाली यूनिट है इससे 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, एक तो टफ वाले और एक इजी वाले सतही प्रश्न। जो टफ वाले प्रश्न बनते हैं वह आपके नॉर्मल किताबों में या नॉर्मल वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आयोग होता है वह नेट से सर्च करके वह क्वेश्चन आपके सिलेबस में, आपके पेपर में डाल देता है, तो उनके पीछे हमें नहीं दौड़ना है। लेकिन जो सतही प्रश्न होते हैं, जो साधारणतः हम थोड़ा ना पढ़ के गलत कराते हैं, तो वह प्रश्न आपके इन वीडियो के अंतर्गत और नॉर्मल किताबों के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो जो सतही प्रश्न है वह किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो वह पूछे जाएंगे कि बताइए रोबोटिक्स के पिता कौन है, रोबोटिक्स के अवयव कौन कौन से हैं, यह परिभाषा किस चीज की है, या फिर किसी संस्था ने किसी रोबोट का निर्माण किया है तो पूछा जाएगा यह रोबोट किस संस्था द्वारा निर्मित है, इस रोबोट का क्या काम है, या विश्व का पहला औद्योगिक रोबोट या पहला इलेक्ट्रॉनिक रोबोट या कुछ भी है जो विश्व का पहला रोबोट होगा वह पूछ लिया जाएगा। तो वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर इस तरीके के जो रोबोटों का विकास किया गया है उससे आपके साधारण प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो स्टार्ट होता है आपका रोबोटिक्स से। रोबोटिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं रोबोट को। तो रोबोट किस भाषा का शब्द है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चेक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिश्रमी मजदूर। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए रोबोट किस भाषा का शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए जो रोबोट है वह चेक भाषा का शब्द होता है और रोबोट का अर्थ होता है चेक भाषा में परिश्रमी मजदूर। क्या होता है? परिश्रमी मजदूर। रोबोटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी पूछा जाता है कि बताइए रोबोटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया था ईसाक असीमोव ने। किसने किया था? ईसाक असीमोव ने किया था। कब किया था? 1941 में किया था। और इनका विज्ञान का एक उपन्यास था लायर, उसमें इनने इसका उपयोग किया था। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है रोबोटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था? ईसाक असीमोव ने किया था, 1941 में किया था। और विज्ञान उपन्यास जो था उनका कौन सा? लायर में किया गया था। रोबोटिक्स शब्द के वास्तविक आविष्कारक कौन है? तो वास्तविक आविष्कारक हैं जोसेफ चेपक। तो 3 चीजें क्लियर हुई क्या? कि जो रोबोट है वह चेक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है परिश्रमी मजदूर। रोबोटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग ईसाक असीमोव ने 1941 में किया था अपने विज्ञान के उपन्यास लायर में। और रोबोट शब्द का वास्तविक आविष्कार किसने किया था? जोसेफ चेपक ने किया था। इन्होंने भ्रमणवश यहां पे अब शब्द का उपयोग कर लिया था, लेकिन एक वैधानिक रूप से एक सही तरीके से इन्होंने उपयोग नहीं किया था। वास्तविक रूप से इसका आविष्कार, रोबोट शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जोसेफ चेपक के द्वारा किया गया है। तो यह भी पूछा जाता है। बात कर लेते हैं रोबोट की परिभाषा। तो एक संस्था है ISO 8373 के अनुसार रोबोट की परिभाषा गढ़ी गई है। इसके अनुसार रोबोट क्या होता है? तो रोबोट स्वसंचालित, पुनः प्रोग्राम करने योग्य, बहुउद्देशीय, प्रोग्राम के अनुसार परिवर्तित होने योग्य, जो किसी एक स्थान पर स्थित हो या औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए चल सकता हो, रोबोट कहलाता है। ऊपर से चली गई होगी परिभाषा। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रोबोट की परिभाषा में इन्होंने लिखा है कि एक ऐसी मशीन जो कैसी हो? स्वसंचालित हो, अर्थात उसको चलाने की आवश्यकता ना हो, वह खुद ही चल सकती हो, खुद ही अपने निर्णय ले सकती हो, पुनः प्रोग्राम करने योग्य हो। पुनः प्रोग्राम करने अर्थात आपने एक प्रोग्राम उसमें डाला, उसके अनुसार आपने काम कर लिया, फिर आप उसके अंतर्गत यदि आप उसे दूसरा काम करवाना चाहते हैं तो आप पहला प्रोग्राम परिवर्तित करके दूसरा प्रोग्राम उसमें डाल सकें। अर्थात ये क्या है? पुनः प्रोग्राम करने योग्य हो, बहुउद्देशीय हो, किसी एक काम के लिए उपयोग में ना आती हो, बहुत सारे काम उसके द्वारा किए जा सकते हो, प्रोग्राम के अनुसार परिवर्तित होने योग्य हो। आप जो भी प्रोग्राम उसमें डाल रहे हैं, जो भी कार्य उससे आप करवाना चाह रहे हैं, वह कार्य करने के लिए यह सक्षम हो।
जो किसी एक स्थान पर स्थित हो या फिर दूसरे स्थान पर चल सकती हो, अर्थात यह स्थापित भी रह सकती है या फिर उद्योग कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकती है। तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी वह क्या कहलाएगी? वह रोबोट कहलाएगी। क्लियर हुई परिभाषा? अब इजी हो गई होगी। रोबोटिक्स क्या कहलाता है? तो तकनीकी की वह शाखा जो रोबोट्स की संरचना, कि रोबोट्स कैसे बनता है, निर्माण, संचालन तथा अनुप्रयोग के साथ कंप्यूटर सिस्टम से भी संबंधित हो, उसे क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहते हैं। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए रोबोटिक्स क्या कहलाता है। और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि जो रोबोट की संरचना निर्धारित करता हो, इसके निर्माण से संबंधित हो, संचालन से संबंधित हो और कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित हो। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा कि उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या लगाना है? उपर्युक्त सभी, क्योंकि यह इन सभी से संचालित होता है, संबंधित होता है, रोबोटिक्स कहलाता है। अब कुछ व्यक्ति और कुछ कंप्यूटरों का हम अध्ययन कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। एक हैं जोसेफ एंजेल बर्गर। जोसेफ एंजेल बर्गर कौन है? तो ये आधुनिक रोबोट्स के पिता हैं। किसके पिता हैं? आधुनिक रोबोट्स के पिता। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि रोबोट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रोबोट शब्द का वास्तविक उपयोग किसने किया था? रोबोट कि वास्तविक पितामह कौन है, आधुनिक पितामह कौन है? तो कौन से हैं? जोसेफ एंजेल बर्गर हैं। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यूनिमेट क्या है? तो यूनिमेट एक रोबोट है। और कैसा रोबोट है? प्रथम औद्योगिक रोबोट है, अर्थात उद्योग के लिए उपयोग होने वाला पहला रोबोट कौन सा है? तो वह यूनिमेट है, आपको ध्यान रखना है। इसका आविष्कार 1954 में जॉर्ज सी डेबोल द्वारा किया गया था। कहीं कहीं पर डेबोल और कहीं कहीं पर देबोल लिखा मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो औद्योगिक रोबोट है, प्रथम औद्योगिक रोबोट, वह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जॉर्ज सी डेबोल या डेबोल के द्वारा निर्मित किया गया था। 1954 में किया गया था। और कौन सा है वह? तो वह है यूनिमेट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक है सैंकी। सैंकी भी क्या है? एक रोबोट है जो वाहन चलाने वाला है, अर्थात वाहन चलाने वाला यह प्रथम रोबोट है जिसका आविष्कार 1960 में एसआरआई द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वाहन चलाने वाला पहला रोबोट कौन सा है? तो कौन सा है? सैंकी है। इसका आविष्कार 1960 में एसआरआई द्वारा किया गया था। बोबोट फर्स्ट, तो विश्व का प्रथम पूर्ण मानव सादृश्य रोबोट, अर्थात मानव के समान दिखाई देने वाला रोबोट। ध्यान रखिएगा, मानव के जैसे दिखाई देता है, अर्थात इसमें नाक, कान, हाथ, पांव सब बनाए गए थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए प्रथम पूर्ण मानव सादृश्य रोबोट कौन सा है? तो कौन सा है? बोबोट फर्स्ट है, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यूनिमेस कंपनी के द्वारा किया गया था। और जो यूनिमेस कंपनी है यह रोबोट निर्माण की प्रथम कंपनी है, अर्थात रोबोट बनाने वाली विश्व की पहली कंपनी है। तो प्रथम औद्योगिक रोबोट कौन सा था? तो यूनिमेट था। और यूनिमेस क्या है? यूनिमेस कंपनी है, पहली कंपनी है जिसने रोबोट बनाए थे, अर्थात रोबोट बनाने वाली विश्व की पहली कंपनी है। एक है फ्यूमुल्स। फ्यूमुल्स रोबोट क्या है? तो यह 360 डिग्री घूमने में सक्षम प्रथम रोबोट है। ऐसा रोबोट है जो 360 डिग्री घूम सकता है। और इसका आविष्कार या इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। किसके द्वारा हुआ? तो जर्मनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक है HRP-2M, जिसे कोरोमेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमेट। तो यह मानव शक्ल से मिलता जुलता पहला रोबोट है। कैसा है? मानव की शक्ल से। ध्यान रखना, एक मानव सादृश्य, मानव की तरह दिखने वाला। अब मानव की तरह दिखने वाला मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ही होगा। तो यह कैसा दिखेगा? इसमें हाथ पैर होंगे, चेहरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पूरा धड़ बनाया जाएगा। तो वो क्या है? मानव सादृश्य है। एक होगा मानव शक्ल, मतलब इंसान की तरह ही दिखने वाला पहला रोबोट। तो वह कौन सा है? कोरोमेट है। ये आपको ध्यान रखना है। यह ART लिनक्स पर काम करता है। किस पर काम करता है? ART लिनक्स पर काम करता है। और इसका विकास जापान के द्वारा किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शक्ल से मिलता जुलता पहला रोबोट कौन सा है और पहले रोबोट का निर्माण किसने किया था? मानव शक्ल से मिलते जुलते पहले रोबोट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जापान के द्वारा किया गया था। फिर है फेमीसेपियन। फेमीसेपियन नाम से ही हो रहा है, फेमी मतलब फीमेल, अर्थात स्त्री शकल से मिलता जुलता पहला रोबोट। यह
दृश्यों, ध्वनियों तथा स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया कर सकता है। अर्थात यह दृश्यों को देख सकता है, सुन सकता है और स्पर्श को महसूस कर सकता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी कर सकता है। कौन सा? फेमी सेपियन रोबोट। तो आपको ध्यान रखना है। कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। एक है इब्सना रोबोट। तो यह पहला एंड्रॉइड रोबोट है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, बताइए विश्व का पहला एंड्रॉइड रोबोट कौन सा है? तो कौन सा है? इब्सना रोबोट है जो पहला एंड्रॉइड रोबोट है। यह अरबी भाषा में बातचीत करने में सक्षम है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए विश्व का पहला एंड्रॉइड रोबोट किस भाषा में बातचीत करने में सक्षम है? तो किस में है? अरबी भाषा में बातचीत करने में सक्षम है। कौन सा? इब्सना रोबोट। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यूएई द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूएई द्वारा। एक है असीमो रोबोट। असीमो रोबोट क्या है? तो इसका निर्माण होंडा कंपनी के द्वारा किया गया था और यह भी क्या है? मानवीय रोबोट है। कौन सा? असीमो। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, बताइए होंडा कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट, मानवीय रोबोट का नाम क्या है? तो क्या है? असीमो। और इसी तरीके से पूछा जाता है सोनी कंपनी द्वारा जो मानवीय रोबोट है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है SDR-3X। क्या है? SDR-3X। तो ध्यान रखना है, असीमो होंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया था और SDR-3X किसके द्वारा? सोनी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। सोफिया मानव सादृश्य बुद्धिमान रोबोट है। कैसा रोबोट है? मानव की शक्ल का या मानव जैसा दिखाई देने वाला बुद्धिमान रोबोट, जो विश्व का सबसे सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। कौन सा रोबोट है? विश्व का सर्वाधिक उन्नत रोबोट है। इसका विकास हैंसन कंपनी कहां की है? तो हांगकांग की, ये भी पूछा जाता है। तो हैंसन कंपनी हांगकांग के डेविड हैंसन द्वारा 2016 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो सोफिया रोबोट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एक एक बिंदु पर आपको नजर बनाए रखनी है, क्योंकि यहां से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव सादृश्य का सबसे बुद्धिमान रोबोट कौन सा है? तो सोफिया है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हैंसन कंपनी के द्वारा किया गया था। हैंसन कंपनी कहां की है? तो हांगकांग की है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था। किसने किया था? तो डेविड हैंसन ने किया था, जो हैंसन कंपनी के थे। किसके समान यह रोबोट दिखाई देता है? तो एक हॉलीवुड अभिनेत्री हैं ऑड्री हेपबर्न, उनकी शक्ल इनसे मिलती जुलती है। अर्थात उनकी शक्ल से मिलता जुलता यह रोबोट है। 2017 में यह भारत आया था और मुंबई के टेक फेस्ट में इसे प्रदर्शित भी किया गया था। तो क्लियर है। अब बात कर लेते हैं डेंटे सेकंड। तो डेंटे सेकंड भी एक रोबोट है जो अलास्का ज्वालामुखी में घुसकर उसका अनुसंधान करने वाला है। अर्थात सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अलास्का ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान करने वाला रोबोट कौन सा है? तो कौन सा? डेंटे सेकंड है। रोबोकॉप, यह विश्व का पहला पुलिस अधिकारी है। कैसा है? पुलिस अधिकारी रोबोट है। अर्थात विश्व का पहला रोबोट है जिसे पुलिस अधिकारी बनाया गया है। और यह किस पुलिस में शामिल है? तो दुबई की पुलिस में इसे शामिल किया गया है। एक है जेनबॉट्स। जेनबॉट्स क्या है? जेन से जेन्युइन, अर्थात बिल्कुल इंसान की तरह रोबोट। अर्थात यह दुनिया का पहला सजीव रोबोट है। सॉरी, इंसान की तरह नहीं, सजीव रोबोट है, जेन्युइन रोबोट है। ठीक है, कैसा है? सजीव रोबोट है, जिसका निर्माण मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है। किससे किया गया है? मेंढक की कोशिकाओं से। और विकास किसने किया है? यूएसए द्वारा इसका विकास किया गया है। तो ये बहुत सारे क्या हमने पढ़े हैं? महत्वपूर्ण रोबोट्स पढ़े हैं। और भी कुछ रोबोट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे और कुछ शब्दावली हैं। जैसे कि एक होती है अनर्थोप्टर। अनर्थोप्टर क्या कहलाती है? तो जो पक्षियों के समान उड़ने वाले रोबोट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनर्थोप्टर कहते हैं। इसके बाद पूछा जाता है कि बताइए विश्व का पहला ऐसा कौन सा रोबोट है जिसने अंतरिक्ष में खनन किया था? तो वह है क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकास किया गया था चीन के द्वारा। पूछा जाता है विश्व रोबोट ओलंपियाड 2020 कहां होना तय था? तो यह होना था मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन यह कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व रोबोट ओलंपियाड 2020 कहां होना था 2020 में? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में होना था। विश्व रोबोट सम्मेलन 2020 कहां होना था? तो फुकुशिमा जापान में होना था। फुकुशिमा डाइची का नाम आपने सुना होगा। तो फुकुशिमा एक स्थान है जो जापान के अंतर्गत आता है, वहां पर विश्व रोबोट सम्मेलन 2020 होना था। बम्बल रोबोट क्या है? तो स्वयं की ऊर्जा से अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला रोबोट है। कौन सा? बम्बल रोबोट। और बम्बल रोबोट का विकास किसने किया था? तो नासा के द्वारा किया गया है इसका विकास। तो यह किसका रोबोट है? नासा का रोबोट है। एक है अमेका।
अभी हमने क्या पढ़ा था, सोफिया पढ़ा था, विश्व का सबसे बुद्धिमान रोबोट। लेकिन यूके की एक कंपनी है, उसने यह सिद्ध किया है कि जो अमेरिका है वह विश्व का सबसे बुद्धिमान रोबोट है, अर्थात सोफिया से भी ज्यादा बुद्धिमान रोबोट है, क्योंकि यह एक ऐसा रोबोट है जो मानव के हाव भाव भी प्रकट कर सकता है, अर्थात सुख दुख को भी ये क्या कर सकता है, प्रकट कर सकता है। तो ऐसे प्रकट करने वाला यह रोबोट है। तो ध्यान रखिएगा, पहले सोफिया था और अब क्या है, ओमेगा है। अभी सोफिया जो है वैधानिक रूप से मान्य है, लेकिन अभी ओमेगा क्या है, ये यूके की कंपनी ने इस पे सिर्फ दावा किया है कि यह ऐसा रोबोट है जो हाव भाव को समझ सकता है, लेकिन अभी इसको ऐसे प्रदर्शित नहीं किया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे सिद्ध नहीं किया गया है कि यह क्या है, सबसे बुद्धिमान रोबोट है। तो यदि ऑप्शन में आपको दोनों आते हैं, सोफिया और ओमेगा, तो आपको क्या लगाना है, सोफिया ही लगाना है। क्लियर है। चलिए, एक है सैम रोबोट। सैम रोबोट क्या है, तो दुनिया का पहला आभासी राजनीतिक रोबोट है जिसका विकास न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है कि राजनीतिक रोबोट कौन सा है, पहला रोबोट जिसे राजनीति में समाहित किया गया है, तो वो कौन सा है, सैम रोबोट है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ रोबोट जिसे नासा ने बनाया है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए यह रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो नासा के द्वारा कौन कौन से हैं, एक है रोबोनॉट जो कि मानव सादृश्य रोबोट है, मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है। एक है रोजर जो चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रोबोट था। तो चंद्रमा की सतह पर भेजा गया रोबोट कौन सा था, रोजर था। एक है स्पाइडर नोट। स्पाइडर नोट जो मकड़ी से प्रेरित है, स्पाइडर की तरह दिखने वाला होता है और इसे विकसित किया गया है कि यह भविष्य में अंतरिक्ष में क्या करेगा, मशीनों का निर्माण करेगा, उनका रखरखाव करेगा और उनकी मरम्मत करेगा। एक रोबोट है एथलीट। यह 6 अंगों वाला लूनर रोबोट है। कैसा है, लूनर रोबोट है, 6 अंगों वाला। एक है डेक्स्टर। डेक्स्टर जो रोबोट है वह 2 भुजाओं वाला टेली मैन्युपुलेटर रोबोट है। कैसा है, टेली मैन्युपुलेटर रोबोट है। एक है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो रोबोट है वह मंगल पर पहुंचने वाला रोबोट है। इसका विकास किसने किया था, तो नासा ने किया था। और एक है सोजार्नर। कौन सा है, सोजार्नर। तो दो ध्यान रखना, मार्स जो रोवर हैं वो 2 हैं, मंगल की सतह पर जाने वाले नासा के 2 रोवर हैं, एक है क्यूरियोसिटी, एक है सोजार्नर। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक है परसेवरेंस। परसेवरेंस जो रोबोट है वह 2020 में मंगल के किस पे, G0 क्रेटर पे भेजा गया रोबोट है। और किसने भेजा है, तो नासा के द्वारा इसे भेजा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोबोट हैं जिसका विकास नासा ने किया है, आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि रोबोट्स प्रोग्रामिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं, कि यह किस किस प्रोग्राम पर काम करता है। तो ये 3 प्रकार होते हैं, एक होता है रेडियो नियंत्रक, एक होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एक होता है हाइब्रिड। समझने का प्रयास करिएगा। रेडियो नियंत्रक में क्या होता है कि रोबोट को कुछ संदेश दे दिए जाते हैं पहले से ही, मतलब एक निर्धारित पथ होता है संकेतों का कि आपको पहले यह काम करना है, फिर यह करना है, फिर यह करना है। तो उन्हीं संकेतों के अनुसार जब भी इसे निर्देश दिए जाते हैं तो यह पूर्व निर्धारित संकेतों के अनुसार क्या करने लगता है, काम करने लगता है। दूसरा होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में आप ऑर्डर देते हैं तो यह पूर्व निर्धारित पथ पर काम नहीं करता, स्वयं एनालिसिस करता है और उसके अनुसार कार्य करता है, खुद सोचता है कि हमें यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो हाइब्रिड होता है वह दोनों पर आधारित होता है, अर्थात उसमें रेडियो जो नियंत्रक है उसका भी उपयोग होता है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका भी उपयोग किया जाता है। समझ लेते हैं। रेडियो नियंत्रक में क्या होता है, इसमें पूर्व निर्धारित आदेशों की सूची होती है और जब भी इसे सिग्नल प्राप्त होता है तो यह पूर्व निर्धारित आदेशों का पालन करके कार्य करने लगता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में विश्लेषण करके समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है, अर्थात सामने आने वाली समस्याओं को देखता है, उनका विश्लेषण करता है, उसके अनुसार उनका हल ढूंढने का प्रयास करता है। जो हाइब्रिड रोबोट्स होते हैं यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रेडियो दोनों के सहयोग से कार्य करते हैं, अर्थात इसमें पूर्व निर्धारित पथ भी होता है, साथ ही सिचुएशन को देखकर स्वयं भी उसको हैंडल करने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय रोबोट संघ की। तो अंतरराष्ट्रीय रोबोट जो संघ है वह एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका गठन कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय रोबोट संघ कैसा संगठन है, तो गैर सरकारी संगठन है। इसका गठन कब किया गया था, तो 1987 में किया गया था। और मुख्यालय कहां पर है, तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कहां पर है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में।
उद्देश्य है विश्व में रोबोटिक्स व्यवसाय को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना तथा सुरक्षा प्रदान करना। पूछा जाए कि बताइए विश्व में सबसे अधिक रोबोट का आयातक देश कौन सा है, तो कौन सा है? चीन है। यह 26% रोबोट्स की खरीदी करता है। पूरे विश्व में 56% रोबोट्स की खरीदी अकेला कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रोबोट्स के अवयव। रोबोट्स के अवयव से मतलब होता है कि रोबोट्स किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी चीज होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज होती हैं। उसका सिर होता है, उसका दिमाग होता है या मस्तिष्क दिमाग होगा, उसके हाथ होते हैं, उसके पैर होते हैं, तो इन्हीं चीजों से मिलकर बना होगा ना। एक उसका नर्वस तंत्र होगा, एक उसमें ऊर्जा देने के लिए चीजें होंगी। जैसे कोई मानव होता है तो मानव में क्या होता है, मस्तिष्क होता है जो उसे सोचने समझने की शक्ति देता है। एक उसमें भोजन होता है, भोजन से क्या हो, ऊर्जा प्राप्त करता है। फिर उसके बाद हाथ होते हैं जो किसी चीज को उठाने का काम करते हैं। उसका एक नर्वस तंत्र होता है जिसमें वो महसूस कर सकता है। उसके पैर होते हैं जिसके माध्यम से वह चल सकता है। तो जिस तरीके से दिमाग, हाथ, पैर, नाड़ी तंत्र, ये जो चीजें मानव के अवयव होते हैं, उसी तरीके से रोबोट्स के भी अवयव होते हैं। समझते हैं कौन कौन से अवयव होते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 6 तरीके के अवयव होते हैं। एक होता है शक्ति का स्रोत, दूसरा होता है प्रवर्तक, तीसरा होता है सेंसर, चौथा होता है प्रचालक, पांचवा होता है गतिशील और छठवां होता है नियंत्रक। इनको समझने का प्रयास करते हैं। जो शक्ति का स्रोत होता है, जो रोबोट्स को ऊर्जा प्रदान करता है, क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उसको चलने की शक्ति दे रहा है, कार्य करने की शक्ति दे रहा है। तो वह क्या हो सकती है, वह हो सकती है बैटरी। अब बैटरी कैसी हो सकती है, तो यह लेड एसिड की भी हो सकती है और सिल्वर कैडमियम की भी हो सकती है। इसके बाद इसमें न्यूमेटिक भी आते हैं, सौर ऊर्जा भी आती है और हाइड्रोलिक्स भी आते हैं। क्या क्या आते हैं, न्यूमेटिक आता है, सौर ऊर्जा आते हैं, हाइड्रोलिक्स। इनके माध्यम से रोबोट को शक्ति प्रदान की जाती है। तो वह क्या आते हैं, शक्ति के स्रोत में आते हैं। फिर होता है प्रवर्तक। प्रवर्तक मतलब क्या होता है, किस तरीके से यह काम करते हैं, अर्थात उसकी मांसपेशियां क्या हैं। तो जिस तरीके से हमारे अंदर हमारी मांसपेशियां काम करती हैं शरीर को हिलाने डुलाने में, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो इसके काम करने में मदद करती है। दूसरा होता है लीनियर प्रवर्तक। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए लीनियर किसके अंतर्गत आता है, तो प्रवर्तक के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर किसके अंतर्गत आती है, तो प्रवर्तक के अंतर्गत आती है। न्यूमेटिक किसके अंतर्गत आता है, तो बैटरी या सौर ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। सेंसर क्या होता है, जो सेंसर होता है वो क्या होती है, इसकी इंद्रियां होती हैं, इसको महसूस कराती है कि क्या चीज है। तो सेंसर क्या होते हैं, इंद्रियां होती हैं। प्रचालक क्या होता है, तो प्रचालक रोबोट के हाथ होते हैं। क्या होते हैं, हाथ, जो इसको किसी भी चीज को उठाने में मदद करते हैं। गतिशीलता, जो इसको रोबोट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे, जिसमें पैर भी आ सकते हैं, पंख भी आ सकते हैं और पहिए भी आ सकते हैं। रोबोट में आप पहिए भी लगा सकते हैं, उड़ने के लिए पंख भी लगा सकते हैं और चलने के लिए पैर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है नियंत्रक। नियंत्रक मतलब क्या होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है, तो उसका मस्तिष्क आता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्य करता है। तो क्लियर हुआ। यदि आपसे रोबोट्स के अवयव पूछे तो आपसे बनने चाहिए, आपसे ऑप्शन में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा रोबोट का अवयव नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, चौथा कोई अलग दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जो बैटरी होती है शक्ति ऊर्जा का स्रोत होता है, प्रवर्तक होता है, सेंसर होता है, प्रचालक होता है, गतिशीलता होती है और नियंत्रक होता है। तो ये क्या होते हैं, रोबोट्स के अवयव होते हैं। अब बात कर लेते हैं रोबोट्स के प्रकार। तो रोबोट्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, और एक होता है अनुप्रयोग के आधार पर। तकनीकी के आधार पर देखें तो इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट होते हैं, नैनो रोबोट होते हैं, कंप्यूटर रोबोट होते हैं, ऑटोमेशन रोबोट होते हैं, ऑटोनोमस रोबोट होते हैं और माइक्रो रोबोट्स होते हैं। ठीक है, इनमें टेक्नोलॉजी अलग अलग उपयोग में लाई जाती है। अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, रोबोट्स का उपयोग कहां पर हो रहा है। तो इसमें कुछ ऐसे रोबोट होंगे जिनका उपयोग उद्योग क्षेत्र में हो रहा है तो उन्हें औद्योगिक रोबोट कहेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका उपयोग घरेलू क्षेत्रों में हो रहा है तो उसे घरेलू उपयोग हेतु प्रयुक्त रोबोट कहेंगे। कुछ का चिकित्सा में हो रहा है तो उन्हें चिकित्सीय रोबोट कहेंगे। किसी का सैन्य में हो रहा है तो उन्हें सैन्य रोबोट कहेंगे। कोई सामाजिक सेवा में कर रहा है जिसका उपयोग, तो उसे सेवा कार्य का रोबोट कहेंगे। कुछ का उपयोग अंतरिक्ष कार्य में हो रहा है तो उन्हें अंतरिक्ष रोबोट कहेंगे। और किन्हीं रोबोटों का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में हो रहा है तो उन्हें मनोरंजन रोबोट कहेंगे। तो क्लियर है आपको, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये हैं। आपसे पूछे जाते हैं बताइए कौन सा रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट है, कौन सा नैनो रोबोट के अंतर्गत आता है, कौन सा रोबोट ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। तो यहां से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक एक को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं।
पहले आता है ह्यूमैनॉइड रोबोट। ह्यूमैनॉइड मतलब क्या होता है, जिनकी संरचना मानव शरीर के समान होती है, अर्थात जिन रोबोट की संरचना, शारीरिक संरचना मानव शरीर के समान होती है, उन्हें ह्यूमैनॉइड रोबोट कहते हैं। उदाहरण में सोफिया है, ऐसे ही डीआरडीओ द्वारा एटलस का विकास किया गया है, तो एटलस भी इसके अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर होता है नैनो रोबोट। नैनो रोबोट जो सूक्ष्म कणों से निर्मित किए गए हैं, अर्थात यह 10⁻⁹ मीटर के स्तर पर मशीनों या रोबोट्स के निर्माण की एक तकनीकी है, अर्थात इस स्तर पर इनको तैयार किया जाता है। यह ट्यूमर का पता लगाने में, रक्त का थक्का जमाने में और चिकित्सीय उपयोग में इनका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी सूक्ष्म जगहों पर जहां पर हम आसान तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर इन रोबोटों की सहायता से हम ऑपरेशन या सर्जरी करने में सहायता प्राप्त करते हैं। मान लीजिए रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, तो नैनो रोबोट्स को हम वहां पर पहुंचा देते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं और वह जाकर वहां पर रक्त का थक्का जमा देते हैं। ठीक है, आपके शरीर के अंदर आपको ट्यूमर का पता लगाना है, तो ट्यूमर का पता आप कैसे लगाएंगे, तो नैनो रोबोट को शरीर में अंदर डालकर आप ट्यूमर का पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर कहां पर हुआ है। तो इस तरीके से नैनो रोबोट्स का हम उपयोग कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बायोचिप में और एक होते हैं न्यूबोट्स में। बायोचिप क्या होता है, तो यह है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोलिथोग्राफी तथा नए जैविक पदार्थों का संयुक्त रूप होता है। उपयोग किस में होता है, तो शल्य क्रिया में और डिलीवरी में इनका उपयोग किया जाता है। एक होते हैं न्यूबोट्स। न्यूबोट्स क्या होते हैं, तो यह न्यूक्लियर एसिड रोबोट कहलाते हैं। तो न्यूबोट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर एसिड रोबोट्स, इसी का संक्षिप्त रूप होता है न्यूबोट्स। यह नैनो स्तर पर कार्बनिक आणविक मशीन होती हैं। कैसी मशीन होती है, कार्बनिक आणविक मशीन होती हैं। डीएनए आधारित मशीनें छोटे अणुओं तथा प्रोटीन हेतु ऊर्जा प्रदान कराने का यह काम करती हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि बायोचिप और न्यूबोट्स किसके अंतर्गत आते हैं, नैनो रोबोट्स के अंतर्गत आते हैं। एक होते हैं माइक्रो रोबोट्स, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, माइक्रो रोबोट्स, जिनका आकार 1 मिलीमीटर से भी कम होता है या 1 मिलीमीटर से कम क्षेत्रफल की विशेषता वाले जो मोबाइल रोबोट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो रोबोट्स कहा जाता है। एक होते हैं ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट क्या कहलाते हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होते हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, समस्या को देखकर पहचान कर कार्य करते हैं, समस्या का निर्धारण करते हैं, तो वह क्या होते हैं, ऑटोनोमस रोबोट कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ, इनके हमने प्रकार तकनीकी के आधार पर देखे। अब बात कर लेते हैं भारत में हम रोबोटिक्स की। तो भारत में रोबोटिक्स का विकास सबसे पहले किसने किया था, तो एक कंपनी है जिसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेल कहा जाता है, BEL कहा जाता है। और यह कैसी कंपनी है, तो नवरत्न कंपनी है। तो यह पहली कंपनी है जिसने, यह प्रथम उद्योग है, प्रथम कंपनी है जिसने उत्पादन स्तर पर स्वदेशी रोबोट का विकास किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करने, रोबोटों का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी कौन सी है, तो बेल है। और बेल कैसी है, तो नवरत्न कंपनी है। नाम क्या है, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। यह पिक एंड प्लेस प्रकार का रोबोट था। तो इसने जिस प्रकार के रोबोट का निर्माण किया था वह कैसा था, पिक एंड प्लेस, चीजों को उठाता था और दूसरे स्थान पर जाकर रख देता था। तो इस तकनीकी पर यह आधारित था। हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी, तो इसने पराश्रव्य तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट्स का विकास किया है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि बताइए भारत में पराश्रव्य तरंगों से प्राप्त संवेदन से चलने वाले रोबोट का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी के द्वारा किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वह कहां पर है, बेंगलुरु में है। और इसने माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट का विकास किया है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि बताइए भारत में माइक्रो प्रोसेसर आधारित रोबोट्स का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो वह किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा। पराश्रव्य तरंगों पर आधारित रोबोट का निर्माण किसने किया है, तो विज्ञान सोसाइटी, कहां पर, हैदराबाद विज्ञान सोसाइटी के द्वारा किया गया है। औद्योगिक स्तर पर सबसे पहले भारत में स्वदेशी रोबोट का निर्माण किसने किया था, तो बेल ने किया था, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया था। भारत के प्रमुख रोबोट देख लेते हैं, जैसे कि है ड्रोन भीम। ड्रोन भीम क्या है, एक रोबोट है जो कि देश का स्वदेशी सुपर पावर ड्रोन है। कैसा है, सुपर पावर ड्रोन है। इसका उपयोग सुरक्षा कार्यों के साथ साथ आपदा कार्यों में भी किया जाता है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि बताइए ड्रोन क्या है, ड्रोन भीम क्या है, या सीधा भीम दे दिया जाएगा। तो भीम क्या है, एक ड्रोन है जो कि रोबोट से है, भारत में निर्मित है और किस कार्य में उपयोग लाया जाता है, तो सुरक्षा और आपदा नियंत्रण या आपदा के कार्यों में इसका उपयोग लाया जाता है। इसका निर्माण IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया था।
एक है चतुर रोबोट, तो यह बुद्धिमान प्रवृत्ति वाला रोबोट है जिसने दृश्य संवेदक लगे हुए हैं, अर्थात दृश्य संवेदक से मतलब यह देख सकता है। कौन सा? चतुर रोबोट। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ और CAIR के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, चतुर रोबोट का निर्माण किसके द्वारा? डीआरडीओ और CAIR के द्वारा किया गया है। एक है ब्राब्रो। ब्राब्रो क्या है? कर्मचारियों की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए यह रोबोट निर्मित किया गया, अथवा मजदूरों की तरीके से इसका काम किया जाता था। मान लीजिए किसी कंपनी में यदि मजदूरों की कमी आ रही है, कर्मचारियों की कमी आ रही है, तो उन कर्मचारियों को पूरा करने के लिए, उनके रिक्त स्थान को भरने के लिए ब्रावो रोबोट का निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण किसने किया है? TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने किया है। कब किया है? तो 2017 में इसका निर्माण किया गया है। यह है पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट है। क्या है? पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट। विश्व का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा था? तो यूनिमेट था। और भारत का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा है? तो ब्राब्रो है। दोनों ध्यान रखिएगा। गरुण, तो इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए किया गया था। रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान क्या है? तो यह भी एक प्रकार का रोबोट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। और भारत में इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसरो के द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोवर प्रज्ञान, प्रज्ञान के आगे रोवर लगा है, तो ये क्या है? एक रोबोट है। तो इसका नाम सिर्फ क्या है? प्रज्ञान है। तो प्रज्ञान का विकास किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। किस पर आधारित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। और चंद्रयान 2 में इसका उपयोग किया गया था। चंद्रयान 2 के द्वारा इसे चंद्रमा की सतह पर ले जाया गया था। लक्ष्मी भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। कैसा रोबोट है? बैंकिंग रोबोट है। 2016 में कुंभकोणम कहां पर आता है? तमिलनाडु में आता है। तो यहां पर जो सिटी यूनियन बैंक है उसमें इसका उपयोग किया गया था। किसमें? सिटी यूनियन बैंक में इसका उपयोग किया गया था। प्रश्न हर प्रकार से बन सकता है कि लक्ष्मी क्या है? बैंकिंग रोबोट है। पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? तो लक्ष्मी है। कब विकसित किया गया था? 2016 में। कहां पर विकसित किया गया था? तो कुंभकोणम तमिलनाडु में किया गया था। किस बैंक में इसको स्थापित किया गया था? तो सिटी यूनियन बैंक में स्थापित किया गया था। मानव भारत का पहला मानवीय रोबोट है। 2014 में इसे दिवाकर वैश्य द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि मानव रोबोट्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दिवाकर वैश्य के द्वारा ASAT प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। रश्मि दुनिया का पहला हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिपि सिंकिंग ह्यूमैनॉइड क्या है? रोबोट है, अर्थात हिंदी भाषा में बातचीत करने वाला पहला रोबोट है। यह 4 भाषाओं में, कौन कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी और मराठी में क्या कर सकता है? बोल सकता है। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए रश्मि क्या है? तो रश्मि भारत का पहला हिंदी भाषा में बोलने वाला रोबोट है। यह 4 भाषाओं में बोल सकता है। तो बताइए कौन सी भाषा रश्मि के द्वारा नहीं बोली जाती है? और उसमें आपको 3 ऑप्शन में भाषाएं मिल जाएंगी और एक ऑप्शन कोई और दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी में करता है, अंग्रेजी में करता है, और 2 क्षेत्रीय भाषाएं, एक भोजपुरी और एक मराठी, इनमें भी यह बातचीत कर सकता है। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 अगस्त 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। दक्ष तो पूर्ण रूप से विद्युत चलित तथा रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाला रोबोट है। कैसा है? पूर्ण रूप से विद्युत से चलने वाला और रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह क्या है? रोबोट है। और शतरंज खेलने वाला रोबोट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि बताइए शतरंज खेलने वाला रोबोट कौन सा है? दक्ष है। और यहां पर यह भी बता दूं कि यह जो दक्ष है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा निर्माण किया गया है। व्योम मित्र, व्योम मित्र क्या है? तो यह अर्धमानवीय रोबोट है, मतलब आधे मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है। और कैसा रोबोट है? तो महिला रोबोट है, भी आपको ध्यान रखना है। विकास किसने किया था? तो इसरो के द्वारा इसका विकास किया गया है। क्यों किया गया है? तो मानव युक्त गगनयान मिशन जो 2022 में लॉन्च होने वाला है उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ये पिछले वर्ष के पेपर में पूछा गया था कि बताइए व्योम मित्र किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। तो ठीक है, बात करते हैं कुछ और रोबोट है, महत्वपूर्ण है उनके विषय में।
एटलस, एटलस का निर्माण भी किसने किया था? डीआरडीओ द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? तो आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए किया गया था। यह भी कैसा है? ह्यूमैनॉइड रोबोट है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि बताइए ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोफिया है, एटलस है, ये क्या है? ह्यूमैनॉइड रोबोट्स हैं। एटलस का निर्माण डीआरडीओ ने किया था। और क्यों किया था? आग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। रोबोट जो भारतीय है इसका विकास छत्तीसगढ़ ने, और रोबोट जो कर्मी है उसका विकास केरल के द्वारा किया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा। रोबोट मानव या मानव रोबोट या भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट है। कैसा है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड रोबोट है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। को रोबोट, को रोबोट नाम से ही ज्ञात हो रहा है, कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु इसे लाया गया होगा। इंटरनेट द्वारा नियंत्रित विश्व का पहला रोबोट है। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि बताइए इंटरनेट के द्वारा नियंत्रित विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? तो को रोबोट है, और इसका विकास कोविड-19 में रोगियों की देखभाल हेतु किया गया था। फिर होता है मित्रा। मित्रा भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ह्यूमैनॉइड रोबोट है। तो भारत का पहला स्वदेशी निर्मित ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है? मित्रा है। रेक्स, रेक्स क्या है? विश्व का पहला पूर्ण बायोनिक मानव, अर्थात बायोनिक मानव पहला कौन सा है? तो रेक्स है। एक है हैकर्ड। हैकर्ड क्या है? तो CSIR द्वारा विकसित कोविड-19 के मरीजों के मध्य दूरी बनाए रखने हेतु विकसित किया गया एक रोबोट है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण रोबोट हैं, जिसमें से हमने कुछ भारत के रोबोट पढ़े हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के रोबोट्सों को देखा है। यह भी देखा है कि किसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है और किसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो चूंकि ये सिलेबस आपका नया जुड़ा हुआ है, तो इससे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वह सतह ज्यादा है। तो सतही प्रश्नों में इन्हीं से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो रोबोट्स के अंतर्गत इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे अर्थ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या कहलाती है। तो अर्थ क्या होता है कि जब मशीनों में सोचने समझने या निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसके पहले क्या था कि कोई भी कंप्यूटर था या कोई भी मशीन थी, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती थी। उसे हम क्या करते थे? जो भी निर्देश देते थे उसी निर्देश के अनुसार वह काम करती थी। अपने अनुसार ना तो वह कोई एनालिसिस करती थी, ना ही उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी। लेकिन जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर या अगली पीढ़ी की जो मशीनें विकसित की जा रही हैं, जो रोबोट्स जो तैयार किए जा रहे हैं, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित हैं और इसके माध्यम से उनमें सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता डाली जा रही है। और उसी क्षमता को क्या कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, अर्थात बनाई हुई बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक से ही हो चुकी थी, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इसकी शुरुआत कब से हो चुकी थी? 1950 के दशक से ही। सर्वप्रथम इसकी जो अवधारणा है वह एलन ट्यूरिंग के द्वारा दी गई थी। प्रश्न पूछा जाता है तो किसके द्वारा दी गई थी? तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अवधारणा दी गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक कौन हैं? तो जॉन मैकार्थी हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कई बार। और अभी अभी तो सिलेबस जुड़ा हुआ है, एक ही बार आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर हुआ है, तो आगे भी जो सतही प्रश्न आपके पूछे जाने वो यहीं से पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि बताइए रोबोट्स के जनक कौन है, रोबोट शब्द किसने दिया, बताइए आर्टिफिशियल का अर्थ क्या होता है, आर्टिफिशियल की शुरुआत किस दशक से मानी जाती है, आर्टिफिशियल की अवधारणा किसने दी है, या फिर आर्टिफिशियल के जनक कौन कहलाते हैं। तो आर्टिफिशियल के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी हैं। आर्टिफिशियल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो देखिए इसमें स्मृति क्षमता होती है ना, चीजों को याद रख सकता है, निर्णय लेने की और विश्लेषण करने की क्षमता होती है, नए विचारों को उत्पन्न करने की भी इसके अंतर्गत क्षमता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विकास कैसे हुआ? तो ये एआई का सबसे पहले जो सफल प्रयोग है 1951 में क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिस्टोफर स्ट्रेची। ध्यान रखिएगा, ये दोनों टॉपिक्स जो आपके रोबोट्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आपको वैज्ञानिकों के नाम, रोबोट्स के नाम, मशीनों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से यहां पर प्रश्न बनने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले सफल प्रयोग प्रोग्राम का, आर्टिफिशियल पर आधारित जो पहला प्रोग्राम था उसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिस्टोफर स्ट्रेची के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। 1960 में जॉन मैकार्थी के द्वारा
द्वारा प्रोग्रामिंग भाषा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित थी, उसका नाम था लिस्प, उसका विकास किया गया था। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित भाषा कौन सी है, तो लिस्प है। लिस्प का विकास किसने किया था, तो जॉन मैकार्थी ने किया था। और जॉन मैकार्थी कौन है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक माना जाता है। जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पहल 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना के आधार पर की गई थी। तो सीधा प्रश्न आता है कि बताइए जापान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पहल किस योजना के तहत की गई थी, तो 5th जनरेशन नामक एक योजना थी, उसके तहत की गई थी। कब की गई थी, तो 1981 में की गई थी। ब्लू डीप क्या है, तो 1997 में IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और यह क्या है, एक कंपनी है। तो IBM द्वारा बनाया गया शतरंज कंप्यूटर है, जो किस पर आधारित था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित था। और इसी कंप्यूटर ने जो विश्व विजेता थे गैरी कैस्परोव, उनको 6 सेटों में खेल का जो शतरंज का जो खेल होता है उसमें 6 सेटों में मात दे दी थी, हरा दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व विजेता गैरी कैस्परोव को हराने वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो ब्लू डीप कंप्यूटर था। एलेक्सा क्या है, तो इसका विकास ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। 2014 में अमेजन के द्वारा, अमेजन कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और यह आर्टिफिशियल आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है। वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस क्या होती है, आप जो भी बोलकर उसको ऑर्डर देते हैं वह उसके अनुसार, निर्देश के अनुसार यह कार्य करती है। इसमें आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यह क्या है, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए एलेक्सा का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, अमेजन के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 2014 में किया गया। विक्सवाय जो है इसका निर्माण सैमसंग के द्वारा 2017 में किया गया। और यह सैमसंग का क्या है, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है। किस पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित। गूगल का कौन सा है, तो गूगल का है डीप माइंड। पहले डीप माइंड अलग था, लेकिन गूगल के द्वारा इसका अधिकरण कर लिया गया है, तो अब इसका नाम क्या हो गया है, गूगल डीप माइंड हो गया है। डीप माइंड पहले क्या थी, एक ब्रिटिश कंपनी थी। क्या थी, ब्रिटिश कंपनी थी, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। मुख्यालय कहां पर था, तो लंदन में था। लेकिन 2014 में गूगल ने इसे खरीद लिया है और अब इसका नाम क्या हो गया है, गूगल डीप माइंड हो गया है। AI पर आधारित या AI से संबंधित प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित भाषा कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये 4-5 भाषाएं आपको याद रखनी है, जैसे कि पाइथन है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। जावा है, जूलिया है, प्रोलॉग है और लिस्प है। तो ये 5 भाषाएं हैं, 5 भाषाओं को आपको याद रखना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है। कौन कौन सी, पाइथन, जावा, जूलिया, प्रोलॉग और लिस्प। क्लियर हुआ। बात करते हैं ट्रिपल AI की। ट्रिपल AI का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है पालो आल्टो कैलिफोर्निया USA में। कहां पर है, पालो आल्टो कैलिफोर्निया USA में है। और इसका कार्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अनुसंधान और जिम्मेदारी को उपयोगी बनाना और उसको बढ़ावा देना। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात कर लेते हैं कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का विकास कैसे हुआ और क्या क्या है। तो भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो किस चरण में है, अभी प्रारंभिक चरण में है। विश्व में इसका बहुत विकास हो चुका है, लेकिन अभी भारत में यह शुरुआती चरण में ही है, प्रारंभिक चरण में ही है। तो ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है। नीति आयोग राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम NAIP का क्रियान्वयन करेगा। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम NAIP का क्रियान्वयन कौन करता है। यहां पर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो कौन करता है, नीति आयोग करता है, आप ध्यान रखिएगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो बेंगलुरु है। कौन सा है, बेंगलुरु है, आपको ध्यान रखना है। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को शुरू किया गया है। कब से किया गया है, 2020 से शुरू किया गया। कहां पर किया गया है, तो IIT दिल्ली में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को 2020 में IIT दिल्ली में शुरू किया गया है। क्रिकेटर जो कपिल देव हैं, इनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधार पर एक कंपनी है जिसका नाम है हमोनेजियर इंडिया कंपनी। तो इसमें क्या किया गया है, निवेश किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। तो ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। 2020 को AI वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा घोषित किया गया है।
CAIR का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स। क्या होता है? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड रोबोटिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। यह किसकी प्रयोगशाला है? तो यह DRDO की प्रयोगशाला है। किसकी है? DRDO की प्रयोगशाला है। कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। रोबोसेन क्या है? तो रोबोसेन यह एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस हेतु गश्ती या टोहे का कार्य करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि रोबोसेन क्या है? तो यह है मोबाइल रोबोट प्रणाली है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों और पुलिस हेतु गश्ती या टोहे का कार्य करना। AI पोर्टल कौन कौन से हैं? तो सॉरी, AI जो पोर्टल है उसे 2020 में विकसित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो टॉपिक है नया जुड़ा हुआ है, आप सभी को पता है। रोबोटिक्स जो टॉपिक है नया जुड़ा हुआ है, तो आपको इन टॉपिक्स में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग द्वारा यदि आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे या फिर MPPSC द्वारा जो विभिन्न एग्जाम लिए जाते हैं उनके पेपरों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो रोबोटिक्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हैं इनसे सतही प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और सतही प्रश्न हम बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, ज्यादा डीप में पढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो जो सतही प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस काम में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भाषा कौन सी है, तो ये जो सरल से प्रश्न होते हैं ये भी हम गलत कराते हैं। तो आप इसमें ज्यादा डीप में मत जाइएगा, जो सतही चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हुए हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा और अधिक से अधिक इनके प्रश्न लगाइएगा। तो ये टॉपिक जो है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक्स इस वीडियो के अंतर्गत खत्म होते हैं। अगले वीडियो के अंतर्गत हम लोग साइबर अपराध के विषय में अध्ययन करेंगे कि साइबर अपराध क्या क्या होते हैं। इसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है या इसके वर्गीकरण में क्या क्या आते हैं, क्रैकर क्या होता है, हैकर्स क्या होता है, जो वायरस होते हैं वह क्या होते हैं, एंटीवायरस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।